नमस्कार, द एडू मीडिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अजय आदित्य आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और विश्वास करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त भी हैं। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के सेट नंबर 16 की। हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के भी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से डेली टेस्ट करते हैं, जिसमें से कि प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग निर्धारित करते हैं। वो क्वेश्चन आज भी करेंगे। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद कोई भी समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था एक संविधान सभा के द्वारा हुआ था और संविधान सभा जो थी भारतीय संविधान का निर्माण की थी। तो संविधान सभा में अलग अलग सदस्य जो थे, जो ओवरऑल 389 सदस्य थे, उनमें से अलग अलग सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। कुछ का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, कुछ लोगों का मनोनीत भी हुए थे। तो उसमें से एक सदस्य जो होते हैं बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर का मतलब होता है, अभी हाल ही में उनकी जयंती भी थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, संविधान सभा में इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता रहा है। तो ये पंजाब, बम्बई प्रेसिडेंसी, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कई डाउट बन सकते हैं, मगर डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। समझिएगा कि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जो ये चुनाव लड़ते हैं बी.आर. अम्बेडकर, सबसे पहले ये चुनाव लड़े थे मुंबई से। समझिएगा, मुंबई के पुणे से ये क्या करते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव वहाँ से ये हार जाते हैं। जब यह मुंबई से चुनाव हार जाते हैं तो उसके पश्चात दोबारा इनका निर्वाचन जो होता है वह कहाँ से होता है, ये पश्चिम बंगाल से होता है। कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल से। और ये पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया होता है, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया चला कहाँ जाता है, ये पाकिस्तान में चला जाता है। जैसे पाकिस्तान का विभाजन होता है, यह एरिया पाकिस्तान में चला जाता है ना। अब ये एरिया पाकिस्तान में जाने के बाद क्या होता है कि अब वो क्षेत्र भी पाकिस्तान में चला जाता है। अब समस्या ये होती है कि अब वहाँ से जहाँ से बी.आर. अम्बेडकर यहाँ से चुनकर आए थे संविधान सभा में, वो क्षेत्र तो अब पाकिस्तान चला गया। तब क्या होगा? तब फिर उनको संविधान सभा में लाने के लिए इन्हें फिर क्या किया जाता है कि ये बम्बई प्रेसिडेंसी से, देखेंगे कि M.R. जयकर है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी से M.R. जयकर होते हैं। राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक पत्र लिखा जाता है और राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक पत्र लिखकर M.R. जयकर से इस्तीफ़ा लिया जाता है। और M.R. जयकर जैसे इस्तीफ़ा देते हैं तो बम्बई प्रेसिडेंसी से इन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या किया जाता है, संविधान सभा में पुनः इन्हें बुलाया जाता है। तो आप समझिएगा कि सबसे पहले इनका जो हुआ था चुनाव, अगर पूछता है तो यह पश्चिम बंगाल से हुआ था, पर बाद में इन्हें संविधान सभा में बुलाया गया बम्बई प्रेसिडेंसी से। और एक बार ये चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे बम्बई से ही, ठीक ना। बाद में आते भी हैं, बम्बई से जाते हैं, मगर बीच में जो समय देखेंगे पश्चिम बंगाल वाला, वह पाकिस्तान के विभाजन से पहले का था। और पाकिस्तान जैसे विभाजित हो जाता है तो वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है। और वो क्षेत्र पाकिस्तान में जाने की वजह से बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव फिर से उन्हें कराया जाता है। M.R. जयकर की जगह यह बम्बई प्रेसिडेंसी से फिर से कहाँ लाए जाते हैं, संविधान सभा में, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही ये बात इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मन में डाउट भी रहता है, तो ये डाउट आप क्लियर कर लेंगे आज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत की आत्मा गांव में निवास करती, यह कथन किसने कहा है? दोस्तों, भारत की आत्मा जो होती है यह गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? विनोबा भावे का, जयप्रकाश नारायण का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या फिर महात्मा गांधी का? तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे किसकी, गांधी जी के, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित करते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें हम लोग क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी जी का यह कथन है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और देखिए दोस्तों, अगर ये पूछा जाता है कि गांधीवादी विचारधारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा अनुच्छेद है इस कथन पे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, तो हम लोग एक DPSP का एक आर्टिकल होता है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है कि यानी ग्राम पंचायतों के गठन की संबंधित जो बातें करता है, अनुच्छेद जो होता है ये कौन सा है, 40। और ये अनुच्छेद 40 है महात्मा गांधी के विचारों से ही प्रेरित है, जिसे कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। और महात्मा गांधी जी चाहते भी थे कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे पंचायती राज का गठन हो। और अनुच्छेद 40 में ये बात जो कही है उसका पूर्ण समर्थन भी महात्मा गांधी के विचारधाराओं से प्रेरित है। तो इसलिए हम कहेंगे कि गांधीवादी विचारधारा से ये प्रेरित है अनुच्छेद 40। और भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन भी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी का भी है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही हम लोग अपनी लाइव वीडियो भी लेकर आना शुरू करेंगे, तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन भी जाता रहे और आपका हमसे जुड़ाव भी बना रहे। दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल है ना, हाउस ऑफ द पीपुल देखिएगा, यह अगर पूछा जाए कि लोकसभा का है ना, लोकसभा का पूर्ववर्ती नाम क्या था, पूर्ववर्ती है ना, लोकसभा का पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो आप कहेंगे हाउस ऑफ द पीपुल। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपुल। तो दोस्तों हाउस ऑफ द पीपुल जो यह नाम है किसका है, लोकसभा का पूर्ववर्ती नाम है। तो लोकसभा का पहले नाम था क्या, हाउस ऑफ द पीपुल, मगर इसे बाद में क्या किया गया, इसे बाद में लोकसभा किया गया। तो ये बाद में जो लोकसभा नाम लोकसभा का पड़ा, यह कब, 1954, 1964, 1974, 1984। तो दोस्तों यह समय अवधि होगी आपकी 1954 में हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा का नाम पड़ा, यानी कि पहले जो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता था, लोकसभा को लोकसभा 1954 से कहा जाना शुरू कर दिया गया। तो आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं आगे जो बात हो रही है। निवारक नज़रबंदी का अभिप्राय है विचारणा के लिए निरोध, विचारणा के बाद निरोध, या फिर विचारणा के बिना निरोध, या दंडनीय अपराधों के लिए निरोध। देखिए दोस्तों, निवारक नज़रबंदी और दंडात्मक नज़रबंदी क्या होती है, पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए निवारक नज़रबंदी की अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे निवारक है ना, क्या होती है, निवारक नज़रबंदी, और एक क्या होती है, दंडात्मक नज़रबंदी। समझिएगा, दंडात्मक नज़रबंदी, ये दो प्रकार के देखेंगे हम लोग नज़रबंदी देखने को मिलेगी। इनमें से देखेंगे, पहली तो होती है निवारक और दूसरी नज़र है ना, दंडात्मक नज़रबंदी। तो निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है विचारणा के बिना निरोध, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है वह अपराधी प्रवृत्ति का है और यह लगता है सरकार को या हमारी पुलिस शासन प्रशासन व्यवस्था को कि यह व्यक्ति जो बाहर घूम रहा है, यह अपराधी प्रवृत्ति का, इस पर शक है, शक के दायरे में उसे क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसे निवारक नज़रबंदी के तहत कहा जाता है क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और दंडात्मक नज़रबंदी का मतलब यह होता है कि व्यक्ति अभी अपराध करके क्या कर रहा है, घूम रहा है, और उस हिसाब से उस आधार पर उसे क्या कर लिया जाएगा, उसे दंडित करने के लिए दंडात्मक नज़रबंदी के तहत उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो यह निवारक नज़रबंदी का मतलब विचारणा के बिना निरोध, यानी कि निवारक नज़रबंदी के तहत व्यक्ति अभी अपराध नहीं किया गया, अपराध किए जाने की संदेह पर उसे अगर पकड़ा जाता है, उसे अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो वह आपका निवारक नज़रबंदी होगी। और व्यक्ति अगर अपराध कर दिया है, अपराधी घोषित कर दिया गया और वह घूम रहा है, जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो कहा जाएगा दंडात्मक नज़रबंदी के तहत क्या हुआ है, गिरफ्तार किया गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लगेगा कि विचारणा के बिना निरोध। ठीक, चलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलें। आगे जो होगी बातें हम लोग की, आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कर दी गई है कि भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, उन अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों के 18, 20, 22 या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में देखेंगे कि भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में है। ठीक है, क्या है भाग जो ये होता है आपका, यह होगा 18। और यहाँ पे देखेंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का, यानी कि जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, इस 8वीं अनुसूची में हमारे जो मूल संविधान में जो भाषाएं थीं, मूल संविधान में हम बात करते हैं तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या हमारे संविधान में उस समय कितनी थी, तो उस समय 22 थी। और दोस्तों अब पूछा है कि वर्तमान में कितनी हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे कि वर्तमान में जो हैं क्या हैं, यह आपकी 22 है। इस 22 में देखेंगे कि दोस्तों संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी जोड़ी गई है ना, 15वीं में फिर 3 जोड़ी जाती है, 18 होती है, फिर 4 जोड़ी जाती है, जैसे कोंकणी होगी है ना, संथाली हो गई, मैथिली हो गई है ना, ये सब जो जोड़ी जाती हैं उसके बाद देखेंगे जोड़ कर दिया था 2003 में, इनकी संख्या टोटल 22। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपसे कभी पूछ देता है कि बताइए हमारे भारतीय संविधान में राजभाषाओं संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चलता है, तो आप कहेंगे कि 343 टू
343 तो यानी 343 से कहाँ तक चलता है, 351 तक चलता है, ठीक ना। जिसमें से कि कहेंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि भारत के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसको बढ़ावा दे, प्रोत्साहित करे। और हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे देश में हमारी राष्ट्रभाषा तो कुछ नहीं है, हमारी राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, और हमारी जो है वह क्या है, राजभाषा है। और राजभाषा है क्या, तो राजभाषा आपकी होती है दोस्तों हिंदी। क्या है, हिंदी, हिंदुस्तान, यानी कि आपकी राजभाषा हिंदी है, ठीक ना। तो चलिए आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर सी बना था कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 22 है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहा जाएगा ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने, 2, 3, 5, 6, तो आपके क्या बन जाएंगे, 5, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जे बी कृपलानी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि जे बी कृपलानी तो होंगे नहीं, जे बी कृपलानी की बात नहीं की जा रही है, गोपाल स्वरूप की डॉक्टर जाकिर हुसैन होते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करेंगे दोस्तों तो ये प्रथम क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति तो नहीं थे, मगर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जरूर थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जरूर थे, है ना, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जरूर थे। हाँ, अब एक बात बनती है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो होते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही एक ऐसे उपराष्ट्रपति होते हैं जो दो होते हैं, एक ये भी होते हैं, एक हामिद अंसारी भी हुए थे, जो क्या होते हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए थे। और ये 2 बार जैसे उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होते हैं 10 साल के बाद फिर ये क्या होते हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बन जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद यह क्या होते हैं, दूसरे राष्ट्रपति के पद पर ये आसीन होते हैं। और इन्हीं के याद में देखेंगे कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारत में शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम लोग ये बेसिक बातें समझे हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर नज़र लगाते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च, समझने की ज़रूरत है आपको दोस्तों। धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च की बात किया है तो हमारे देश में देखेंगे कि हमारे देश में सर्वोच्च क्या है, हमारे देश में हमारा संविधान ही क्या है, सर्वोच्च है ना। हमारे देश में पूछ देगा कि सर्वोच्च क्या है तो आप कहेंगे कि सर्वोच्च जो है हमारा संविधान है, ठीक है, हमारा संविधान है। और उसके बाद अगर पूछ देगा कि हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है, देखिएगा सर्वोच्च तो हमारा संविधान है, नो डाउट आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर पूछ दिया जाएगा कभी आपसे कि हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है तो आप कहेंगे कि जनता में। किस में कहेंगे, देखिए यहाँ आंसर क्या बदल जाएगा, यहाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये आप कह देंगे कि जनता में। और कह देगा कि संविधान का प्रहरी यानी कि संविधान का रक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या होता है कि जो हमारा संविधान है एक लीगल डॉक्यूमेंट है, संविधान क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट की देख रेख करना सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है। और सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ सर्वोच्च जो है वह संविधान ही है। और सर्वोच्च शक्ति जो है यह जनता में निहित है। और हम लोग बातें भी करते हैं तो कहते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा जो शासन होता है, यह कथन अब्राहम लिंकन का हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को संबोधित करता है। जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे जनता का शासन होता है। और जनता का शासन जरूरी नहीं कि डायरेक्ट जनता ही करे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और जो लोकतंत्र होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे कि हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से ही होते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बनेगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए देखते हैं इस पर बातें हम लोग की होंगी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी थीं, क्वेश्चन यहीं बदल जाता है। पहले आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 10, 11, 12, 9। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है दोस्तों वह कितनी है, 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है दोस्तों वह 12 है।
मगर यहाँ पे अगर पूछ देता अगर कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तब यहाँ आपका 12 नहीं होगा डियर, तब क्या हो जाएगा आंसर आपका, तब यहाँ पे बन जाएगा आंसर, तब 8 बन जाएगा। तब क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 9वीं 10वीं और 11वीं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जोड़ी जाती है। 9वीं पहला ही संविधान संशोधन होता है, 1951 के द्वारा जोड़ दी गई थी, भूमि सुधार संबंधित बातें थी। 10वीं जब जोड़ी जाती है दोस्तों, तो ये 52वां संविधान संशोधन जब हुआ था, ये 1985 में दल बदल संबंधित कानून था, ये तब जोड़ी गई थी। 11वीं जोड़ी गई थी भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, है ना, 73वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ था, ये तब जोड़ी गई थी। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 12वीं इसी के ठीक बाद, इसी साल 1992 में ही ये 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के लिए जोड़कर ये 12वीं अनुसूची को पूरी की जाती है। आई होप कि आपकी ये 9, 10, 11, 12 अनुसूची स्पष्ट हो गई होगी। और पहली में जो बात होती है देखेंगे कि पहली होती है संगमराज क्षेत्र के बारे में, दूसरी जो होती है यानी कि देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, तीसरी शपथ के बारे में होती है, चौथी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होती है, 5वीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है, 6ठी जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बातें होती है, 7वीं होती है शक्तियों का विभाजन, और जो 8वीं होती है 8वीं अनुसूची राजभाषा की होती है। और 9, 10, 11, 12 तो हम लिख ही दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे हम लोग क्लास में थ्योरी करते हैं उसी तरह हम लोग ये क्या कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन मतलब आज का अंतिम क्वेश्चन है ना। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू किया गया था? नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, पहला तो यहाँ पे हम लोग दिए, मगर दूसरा भी कहाँ से हुआ था एक कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि दूसरी वह राज्य कौन था जिसने अपने संपूर्ण भूभाग पर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, अभी बात कर ही रहे थे कि भारतीय संविधान में देखेंगे कि यह जो बात अभी हम लोग चर्चा हो रही थी कि कहाँ पे है, तो ये भाग जो होता है 9 में, और भाग 9 के क में देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था संबंधित बातें होती हैं, और ये जो अनुसूची होती है 11वीं होती है। बात करते हैं हम लोग कि पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों यह देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी नागौर ज़िले से हुई थी। कहाँ? ये नागौर ज़िला कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। और उस समय देखेंगे कि देश में सरकार थी कांग्रेस की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं उस समय देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं, और देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद होते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह किसके नेतृत्व में हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कहाँ से शुरू की गई थी? नागौर ज़िले से। और यह नागौर ज़िला कहाँ पड़ता है? तो यह नागौर ज़िला है राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान में। उसके बाद दूसरा ज़िला कौन किया था? यही हम आपसे पूछ रहे हैं, और आप सभी लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं आज। अगर माने कि भारत के राष्ट्रपति बनना है किसी व्यक्ति को, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों आपसे जब पूछा यहाँ पे कि पूर्ण होनी चाहिए, तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 52 कहता है भारत में क्या होंगे? एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। और ये अनुच्छेद यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति की मिनिमम आयु होती है कितना होनी चाहिए? वह 35 वर्ष होनी ही चाहिए। कितनी वर्ष? 35 वर्ष। और मैक्सिमम आयु की जो होती है, मैक्सिमम एज का क्या बात है? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम अगर पूछेगा तो कोई लिमिट नहीं है, मगर मिनिमम अगर पूछता है आपसे तो दोस्तों आप मिनिमम कहेंगे कि सर 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको कितना वर्ष का होना चाहिए? तो आपको 35 वर्ष तो होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम 100 साल के हैं, 110 साल के हैं, 5 साल के, कुछ भी है। कुछ भी का मतलब 35 साल से ऊपर जितने भी आप जब तक जीवित हैं तब तक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि मिनिमम आयु 35 होती है और मैक्सिमम नो लिमिट होती है। और राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के राजा होते हैं, उनके चुनाव की बात की जा रही है, और हम जब पढ़ते हैं तो इनके चुनाव के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों तक भी शेयर करके सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके लोगों को लाभान्वित करिए, अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करिए।
और इसी तरह सेशन को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आपके सपोर्ट प्यार की बहुत आवश्यकता होती है हमें, और जो हमें और भी अच्छे करने के लिए प्रोत्साहित करती है और एनर्जी फील होती है, हम और मोटिवेट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ कल। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।